ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। प्रोसीड ऑफ द इशू का मतलब है नए शेयर इशू करना। नए शेयर इशू करेगी, उससे जो पैसे मिलेंगे उस पैसे को बाई बैक के लिए यूज किया जा सकता है। तो कंपनी इनमें से किसी एक को या इन सभी के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकती है। बाई बैक के लिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ये भी फ्री रिजर्व का ही काम करता है, तो इसे भी फ्री रिजर्व में ही इंक्लूड कर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली दो ही सोर्स हुए, फ्री रिजर्व और प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। इन दो जगह से पैसे कंपनी ले आएगी बाई बैक करने के लिए। अब कुछ कंडीशन है बाई बैक के, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बाई बैक, तो ये सारे कंडीशन आपको वहां पे शो करने पड़ेंगे। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कंडीशन क्या है बाई बैक, मतलब बाई बैक करने से पहले कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजन है जो फॉलो होने चाहिए कंपनी की तरफ से। पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शुड बी ऑथराइज बाई बैक। मतलब बाई बैक को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता हो या इसके लिए प्रोविजन पहले से बना हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर एओए ऑथराइज नहीं करेगा तो आप बाई बैक भी नहीं कर सकते, तो ऑथराइजेशन जरूरी है। दूसरा है अप्रूवल ऑफ बोर्ड एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। इसमें बाई बैक की लिमिट बताई है। अगर आप किस कंपनी के टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% के बराबर बाई बैक करते हैं तो इस 10% के लिए आपको बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टोटल टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% के बराबर बाई बैक करते हैं तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। यानी ऊपर 10% के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और नीचे अगर आप 25% करते हैं तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। पोस्ट बाई बैक डेट इक्विटी रेशियो कांट एक्सीड 2:1। जब बाई बैक हो जाए तो उसके बाद कंपनी की जो डेट और इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी टोटल डेट 2 हो तो इक्विटी एटलीस्ट 1 होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी ब्रॉट बैक इन फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल में आप केवल फुल्ली पेड अप शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं। अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो उनका बाई बैक नहीं हो सकता। कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि पहले बाई बैक करने से उनसे वो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करे, मतलब बकाया पैसा उनसे मांगे, फिर उसके बाद उनका बाई बैक करे। उसके बाद है द बाई बैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस में बी। जिस डेट को स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है बाई बैक करने के लिए उस डेट से विद इन 1 मंथ, 1 ईयर, उस समय से 1 साल के अंदर बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर बाईबैक कंप्लीट नहीं होता है तो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा कंपनी को बाईबैक के लिए। कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड का मतलब है अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर को बाईबैक करती है तो सेम उसी क्लास के शेयर को नेक्स्ट 6 मंथ में इशू नहीं कर पाएगी, 6 मंथ के बाद ही इशू कर पाएगी। जैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर का बाईबैक किया है तो आने वाले 6 महीने में वो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएगी, किसी और शेयर को इशू करना पड़ेगा, उस इक्विटी नहीं कर सकती। तो मतलब 6 महीने तक सेम क्लास के शेयर को इशू नहीं करेंगे, इसे ही हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक कंपनी कैन नॉट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर इंक्लूडिंग राइट इशू ऑफ शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एक्सेप्ट बोनस इशू और डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन। मतलब बोनस इशू इसका एक्सेप्शन है, बोनस इशू किया जा सकता है लेकिन और कोई शेयर इशू नहीं किया जा सकता। बोनस इशू तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसलिए वो एप्लीकेबल, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये कूलिंग पीरियड। फिर है विड्रॉवल ऑफ ऑफर। विड्रॉवल ऑफर का मतलब है कि अगर एक बार आपने अनाउंस कर दिया है कि आप बाईबैक करेंगे तो उससे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, तो आपको बाईबैक करना ही पड़ेगा। एक और भी है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में एक बार ही बाई बैक किया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25% है, इससे ज्यादा बाई बैक नहीं कर सकते किसी फाइनेंशियल ईयर में। आगे है इफ कंपनी यूज फ्री रिजर्व फॉर बाई बैक
a sum equal to face value of shares so purchase shall be transferred to capital redemption reserve. अगर कंपनी बाईबैक करने के लिए फ्री रिजर्व को यूज करती है तो शेयर के फेस वैल्यू के बराबर जितना पैसा वो बाईबैक के लिए यूटिलाइज करेगी फ्री रिजर्व, उतने पैसे का ही उसे सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर परचेज करने के लिए जो फेस वैल्यू आप पे करेंगे उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आप सीआरआर बनाएंगे अगर आप फ्री रिजर्व को यूज करते हैं तो। अब बात करते हैं फ्री रिजर्व क्या क्या हो सकता है। तो बाईबैक के लिए फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इंश्योरेंस फंड है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, एक्सीडेंट फंड है, सिंकिंग फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। कितने रिजर्व हैं जिनको हम फ्री रिजर्व कहते हैं। तो अगर आपको बाईबैक के लिए पैसे की जरूरत है तो आप यहां से पैसे ले सकते हैं, और अगर इनमें से किसी से भी पैसे आप निकालते हैं तो जितने पैसे आप निकालेंगे उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का एक सीआरआर क्रिएट कर देंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। रिजर्व नॉट अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ बाईबैक। कुछ रिजर्व्स हैं जिनको हम बाईबैक के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, सीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व, स्टेचुरी टैक्स रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या फिर डेवलपमेंट रीबेट रिजर्व। इन सारे रिजर्व को आप कभी भी बाईबैक के लिए यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एसपीए यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वेरियस फंड। फंड की बात करते हैं तो इसमें इंश्योरेंस फंड है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, एक्सीडेंट फंड है और सिंकिंग फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व है, जैसे इंश्योरेंस फंड हो गया, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड या फिर एक्सीडेंट फंड हो गया। तो इन फंड में से जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बाईबैक करने वाले, उस फाइनेंशियल ईयर में इन फंड के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो पहले उस लायबिलिटी को फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद इस फंड में जो पैसा बचेगा वो सीआरआर में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक्सीडेंट फंड, तो फाइनेंशियल ईयर में एक्सीडेंट फंड में 10 लाख रुपए पड़े हैं और उस साल एक्सीडेंट फंड से एक एक्सीडेंट क्लेम किया जाता है 2 लाख रुपए का। तो पहले एक्सीडेंट क्लेम पूरा करेंगे 10 लाख रुपए में से, बचेगा हमारे पास 8 लाख रुपए। वो 8 लाख रुपए ही सीआरआर के लिए यूज किए जा सकते हैं। नीचे है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, यहाँ पीएफ लिख दिया है गलती से, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर ओनली इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर विल बी टेकन। जब आप सीआरआर का कैलकुलेशन करेंगे कि कितने का सीआरआर बनाया जाए, तो मैंने आपको बताया कि जब हम जनरल रिजर्व या किसी अदर रिजर्व, फ्री रिजर्व को यूज करेंगे तभी सीआरआर बनेगा। अगर हम उसे यूज नहीं करते तो सीआरआर नहीं बनाएंगे। हमारे पास जो सोर्स है वो है फ्री रिजर्व और प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। तो अगर हम पूरा पैसा फ्रेश इशू से ले लेते हैं तो रिजर्व का तो यूज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे सीआरआर भी नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे सीआरआर भी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेश इशू से पैसे कम आए हैं और पैसे चाहिए, तो कुछ पैसा हम सीआरआर से ले रहे हैं, तो जितना पैसा हम सीआरआर से लेंगे उतने का हमें जितना पैसा हम रिजर्व से ले रहे हैं उतने का हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेश इशू की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फ्रेश इशू हम जो कर रहे हैं उसमें क्या चीजें होंगी, फ्रेश इशू का मतलब होता है इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू करके ही पैसा आएगा। अगर आप डिवेंचर इशू करके पैसा ला रहे हैं तो वो पैसा काउंट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसे हम फ्रेश इशू नहीं मानेंगे। वो हमारे कैश को बढ़ा सकता है लेकिन फ्रेश इशू में ये काउंट नहीं होगा। फ्रेश इशू में केवल इक्विटी और प्रेफरेंस, इससे आया हुआ पैसा हम बायबैक में यूज कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री देखते हैं हम क्या क्या जनरल एंट्री कर सकते हैं। जनरल एंट्री का कुछ प्रोसेस है, पहले मैं सीक्वेंस में आपको समझा देता हूं। अगर शेयर पार्टली पेड अप है और फुल्ली पेड अप भी है, कंपनी में दोनों तरीके के शेयर है, तो कंपनी ये खुद डिसाइड करेगी कि उसे पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाने के बाद करना है बायबैक, या पार्टली पेड अप को छोड़ देना है, जो फुल्ली पेड अप है उन्हें ही करना है। तो ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो वो कंपनी में देगा।
कुछ नहीं लिखा है तो आप एज्यूम कर लीजिए खुद से कि आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के बाद करना चाहते हैं या फुल्ली पेड अप को करना चाहते हैं केवल बाईबैक। जैसे अभी करेंगे नोट डाल देंगे एक। तो अगर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना है तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। फिर कंपनी कहती है कि कोई नया शेयर इशू करना है तो नए शेयर को इशू करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि बाईबैक कैसे किया जाए। बाईबैक आप पर वैल्यू पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं होगा। तो पर वैल्यू पे करते हैं तो पर वैल्यू की एंट्री करेंगे, प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम की एंट्री करेंगे। अब बाईबैक जब आप प्रीमियम पे कर लेते हैं तो जो प्रीमियम आप बाईबैक पे दे रहे हैं उस प्रीमियम को सेट ऑफ कराने की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर जितना पैसा आप जनरल रिजर्व से निकालेंगे उसका सीआरआर बनाने की एक एंट्री करनी पड़ेगी। अगर बाईबैक पे कोई एक्सपेंस किया है तो उस एक्सपेंस को फुलफिल करने की आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो इतनी एंट्री होंगी जो आपको करनी है। तो चलिए पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने की एंट्री करते हैं। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाएंगे तो कॉल्स की एंट्री करेंगे। कॉल्स जो बकाया है वो मांगी जाएगी। जैसे फाइनल कॉल बाकी है अभी तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फुल्ली पेड अप हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि शेयर इशू कर दो तो शेयर इशू करने की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि कोई एसेट्स है उनको बेचना है तो बेचने की एंट्री कर दो। एसेट्स को बेचने की एंट्री सिंपल होती है। एसेट्स गए, पैसे आए, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब जब हम उसे बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट आएगा तो आपका क्रेडिट होगा और लॉस होगा तो डेबिट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू प्रॉफिट कर देंगे और लॉस हुआ तो बैंक डेबिट। अब प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है वो लास्ट में पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो पीएल डेबिट टू लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डेबिट टू पीएल। अब हम देखते हैं बाई बैक अगर पर वैल्यू पे होता है, मतलब जितने का शेयर इशू किया था उतने में ही वापस खरीद रहे हैं, तो शेयर कैपिटल आएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और शेयर होल्डर क्रेडिट, ये तो अमाउंट ड्यू कर दिया हमने बाई बैक पे। और जब हम पे करेंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। यहाँ पे एक रूल और भी होता है, वो रूल ये है कि सेबी कहता है कि बाई बैक करने से पहले बाई बैक पे जितना पैसा आपको देना है वो सारा एक बाई बैक बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें जमा कर दीजिए आप। जब आपको पेमेंट करना हो तो उसी बैंक से करिए। तो उस सिचुएशन में हमें एक एंट्री और बढ़ानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बाई बैक बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। पहले हम बाई बैक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी एंट्री होती है बाई बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें पैसा कितना जमा करेंगे, इस बाई बैक में जितना पैसा हमें बाई बैक पे देना है, जिसमें बाई बैक की कैपिटल अमाउंट प्लस बाई बैक का प्रीमियम दोनों जोड़ के उस बैंक पे जमा करवा देना है हमें ले जाके। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप बाई बैक अनाउंस कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये पैसा बैंक में डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, आप पीछे नहीं जा सकते। ये रीजन है इसका। समझ में आ गया कि वो बैंक वाली एंट्री करेंगे? यस सर। वैसे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बाई बैक बैंक वाली एंट्री करनी है। अलग अलग ऑथर्स की बुक है, अलग अलग लोग अपना रूल अपना के करते हैं। तो अच्छा है कि हम बाई बैक बैंक वाली एंट्री कर ले। अगर आप नहीं भी करते तो ये नॉर्मल एंट्री करेंगे, पहले ड्यू करने की फिर सीधे पे करने की, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो कहीं कहीं आपको ये बाई बैक वाली एंट्री मिलेगी देखने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा, पहले आप देखेंगे कि हमें पेमेंट कितना करना है, वो सारा पेमेंट जोड़ के बाई बैक बैंक अकाउंट में डाल देंगे। बाई बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर दिया। फिर ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और जब पेमेंट की एंट्री होगी तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक, बैंक नहीं लिखे हम लिखेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बाई बैक बैंक अकाउंट। बात समझ में आई? पहले बाई बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा बाई बैक का पैसा इसमें जमा कर दो। दूसरी एंट्री ड्यू करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर।
तीसरी एंट्री पेमेंट करने की, शेयर होल्डर डेबिट टू बाय बैक बैंक। क्लियर? आगे चलूं? चलो आगे आ जाओ। यस सर। अगर आप बाय बैक प्रीमियम पे कर रहे हैं तब क्या करेंगे? बाय बैक प्रीमियम करने का मतलब है कि आपको शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फेस वैल्यू से। तो जितना ज्यादा दोगे वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा। तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्यू करने की एंट्री हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके नीचे यहाँ पे मैंने गलती से जनरल रिजर्व या फिर एसपीएल लिख दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट। शेयर कैपिटल का पैसा तो देंगे ही, प्रीमियम ऑन बाय बैक वो भी देंगे टू शेयर होल्डर। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे इस फाइल में। वैसे सही तो ये भी है जनरल लेजर एसपीए, बट आपको अभी क्लियरली ये समझ में नहीं आएगा, ये एंट्री का जो एडजस्टमेंट है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सीधा सीधा करिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखिए या टू बाय बैक बैंक अकाउंट लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, वो भी सही है। अगर आपने बाय बैक बैंक अकाउंट खोला है तो टू बाय बैक बैंक लिखो, अदरवाइज बाय बैक बैंक नहीं खोला है तो टू बैंक लिख दो, दोनों सही है। अभी आपने जो प्रीमियम दिया है ये तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दिया आपने उनको, 10 रुपए के शेयर पे आपको 12 रुपए देने पड़ गए। ये जो 2 रुपए आपने डेबिट किए हैं इसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ये 2 रुपए आप चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल सकते हैं, जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं या सरप्लस से निकाल सकते हैं, वहां से एडजस्ट करा सकते हैं। तो प्रीमियम को एडजस्ट करने की एंट्री होगी एसपीए डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। ये 2 रुपए हमने एडिशनल दिए हैं, ये हमारे लिए लॉस हो गया एक तरीके से। इस लॉस को हम कहां से भरपाई करें, कहां से रिकवर करें? तो हमने भी तो लोगों से सिक्योरिटी प्रीमियम लिया होगा, वहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या हमने जनरल रिजर्व बना के रखा है इसीलिए कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसको एडजस्ट करा देंगे, तो जनरल रिजर्व से इसको एडजस्ट करा देंगे। या सरप्लस हमारे पास पड़ा है, सारा खर्चा पे करने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉफिट एडिशनल बचा है जिसको हम बोलते हैं सरप्लस, वहां से इसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो प्रीमियम हमने जो बाय बैक पे करना है वो यहां से आप ले सकते हैं, कहीं से भी निकाल के दे देंगे। इसके बाद अगर बाय बैक करते समय कोई एक्सपेंस होता है तो उसे हम बोलते हैं बाय बैक एक्सपेंस। जैसे हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू में कुछ खर्चे हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंडिचर। तो उसी तरह बाय बैक करते समय भी खर्चे हो सकते हैं, तो उसे हम लिखेंगे बाय बैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस को पे कर दो बैंक से। तो ये एक्सपेंस जो आपने किया इसको भी पीएल में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि पीएल में सारे खर्चे दिखाए जाते हैं। तो ये एक्सपेंस चला जाएगा पीएल डेबिट टू बाय बैक एक्सपेंस अकाउंट, पीएल में से ट्रांसफर कर देंगे। तो मैक्सिमम इतनी ही एंट्री हो सकती है। ये तो एक बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। जब क्वेश्चन आएगा तो फुल फ्लेज आएगा, मतलब उसी के अंदर आपका बायबैक भी होगा, फॉर फीचर भी होगा, री इशू भी होगा, बोनस भी इशू किए जाएंगे, सब कुछ एक साथ होगा। तो अगर मैं ऐसा खिचड़ी वाला क्वेश्चन ले लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए ताकि पहले आपको बेस समझ में आए, फिर सब कुछ मिला के लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे जब हम सारा पढ़ लेंगे तब। अब चलिए हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन समझने के लिए मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो सबसे इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है जिसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10 ईच फुल्ली पेड 2400 लैक्स। तो हम लैक्स को छोड़ देते हैं, हम केवल 2400 ही रखते हैं। सब लैक्स में है तो लैक्स को हटा दो, केवल 2400 की बात करो, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके समझ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो है 350, जनरल रिजर्व 930, सरप्लस जो है 340, 12% डिवेंचर है 1500, ट्रेड पेबल है 750, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 390, और इन सभी का इक्विटी और लायबिलिटी का जो टोटल है वो है 6660, ये सभी का टोटल है। एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में है मशीन 3600, फर्नीचर 452, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 148, स्टॉक है 1200 रुपीज का, और ट्रेड रिसेबल है 520 के, बैंक है आपका 740 का, टोटल है 6660। दोनों तरीके के एसेट्स और लायबिलिटी बराबर हो गए।
आगे क्वेश्चन कहता है बाय बैक 25% इक्विटी शेयर एट द रेट 15 पर शेयर। दूसरा पॉइंट कहता है सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 150 लाख एंड इशू 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच। 2 लाख 100 यानी कि 200 लाख का। आफ्टर बाय बैक इशू बोनस शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड एट द रेट 10 ईच। सो नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री बनानी है। पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लो अगर आपके पास खुला हुआ है, तब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा सभी से। क्वेश्चन पढ़िए, ऐसी कोई चीज जो आपको क्वेश्चन में ना समझ में आए वो मुझसे पूछिए, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा। एक मिनट देता हूँ और आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से सभी। आप सभी के पास पीडीएफ होगा, नहीं है तो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए। साहिब अदर इन्फॉर्मेशन वापस से समझा दो। कौन सा अदर? अदर इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है बाय बैक 25% इक्विटी शेयर एट द रेट 15 पर शेयर। आपको 25% इक्विटी शेयर का बाय बैक करना है, ठीक है। हर शेयर 15 रुपीज का होगा जो बाय बैक करोगे आप। जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 148 का, ये इन्वेस्टमेंट आपको 150 में बेच देना है। और इसके बाद 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपी ईच है, इसे इशू करना है। मतलब 200 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, उसकी इशू करने की एंट्री होगी। तीसरा है बाय बैक करने के बाद एक बोनस शेयर देना है सभी 4 इक्विटी जिसके पास है। जिसके पास 4 इक्विटी शेयर होगा उसको एक बोनस देना है। एक इक्विटी 10 रुपए का होगा। तो समझ में आ गया होगा सभी को इन्फॉर्मेशन? यस सर। तो बेटा बताओ कि ये बाय बैक जो है वो कितने रुपए का करना है हमें? अगर बाय बैक बैंक अकाउंट हमें खोलना है तो हम कितना रुपए बाय बैक के नाम पे जमा करा दें? बाय बैक 25% इक्विटी शेयर एट द रेट 15 पर शेयर। लो देख लो, ये जरा मुझे बताइए कितने रुपए के शेयर बाय बैक हमें करने हैं और कितना पैसा हमें बाय बैक बैंक अकाउंट में जमा कराना है। फटाफट बताते रहिए, जो भी ऑनलाइन है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए। नहीं, इसके बाद फिर मैं सबसे पूछना शुरू करता हूं। चलो मैं देखता हूं कौन कौन है क्लास के अंदर, उनसे बात करते हैं। अनुष्का बेटा क्लास में हो? Yes, sir. बेटा कुछ क्वेश्चन समझ में आया? आलेख? Yes, sir. बेटा अनुष्का कुछ क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ? ये लोग तो क्लास छोड़ के भाग रहे हैं जब मैं पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आलेख क्लास में हो बेटा? निमेश? कबीर? यस सर। बेटा कुछ समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। कोई भी बच्चा बताए, जो भी देख रहा हो, मुझे जरूरी नहीं मैं सबसे ही पूछूं। आप कोई भी बच्चा मुझे बताए इसमें कि बाई बैक मुझे 25% इक्विटी शेयर करना है, एक शेयर 15 रुपए का बाई बैक होगा। तो यह है आपके पास इक्विटी कैपिटल 2400 की, कितना बाई बैक करना है मुझे बस यही बताइए आप। सर 600 लैक्स का बायबैक है प्लस 300 लैख का प्री मेंबर। हाँ वेरी गुड बेटा। 600 लाख का मतलब 600 मान लो, लैख को हटाओ, 600 का हमें बाई बैक करना है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 25% इक्विटी शेयर आपको बाई बैक करना है, तो पहले 25% निकाल लो। 2400 है, इसका 25% निकाल लो, 600 आ गया। 600 शेयर का बाई बैक करना है। अब ये बोल रहा है कि बाई बैक जो होगा वो 15 रुपए पर शेयर होगा। एक शेयर हमने यहाँ पे इशू किया था 10 रुपए का, अब हमें 15 रुपए पर शेयर वापस करना है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमें, ठीक है।
सर तो इसे प्रीमियम कंसीडर कर लेंगे। हाँ, प्रीमियम ही कंसीडर करेंगे बेटा, जब ज्यादा दोगे तो प्रीमियम ही Okay, sir. कहेंगे ना उसे। तो क्लियरली हमें समझ में आ गया कि 25% 600 हो गया, 10 रुपए की रेट से अगर हम रखेंगे तो 600 का हमारा हो गया क्या, बाय बैक अमाउंट। और 5 रुपीज की रेट से अगर हम 600 मल्टीप्लाई कर ले तो हमें पता लग जाएगा हमारा प्रीमियम अमाउंट। तो मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, तो आपका 600 लाख का हो गया बाय बैक प्लस 300 हमारा प्रीमियम हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर। और ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली 600 मल्टीप्लाई बाई 15 कर लो, Yes, sir. 900 लाख आएगा। 900 लाख रुपीस जो है वो हमारा सीधा सीधा जो हमारा रूल करता है कि सबसे पहले उस पैसे को पूरा का पूरा हम बाईबैक बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। तो 900 लाख हमने बाईबैक बैंक अकाउंट में जमा करवाया है। इसको यहाँ अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा पैसा बाईबैक बैंक में डाल दो। तो बाईबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक 900 और 900। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो पहला हमने Yes, sir. बाईबैक बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल दिया, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना उसके हिसाब से ही काम करते हैं। दूसरा कह रहा है सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 150 लाख। अब देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 140 लाख। 140 लाख के इन्वेस्टमेंट को आपने 150 में बेच दिया, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, टू इन्वेस्टमेंट, और जो 2 रुपीज हमने मतलब जो ज्यादा है उसको हम हाँ। उसमें डाल देंगे सरप्लस। हाँ, उसे प्रॉफिट लिख लो, उसे सरप्लस लिख लो, जो भी लिख लो। तो ये हमारी दूसरी एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू इन्वेस्टमेंट 140 बिक गया, और टू सरप्लस आ गया या पीएल आ गया हमारे पास 2 लाख रुपीज का। ठीक है, तो 150 डेबिट 140 क्रेडिट और 2 सरप्लस क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इसी Yes, में sir. दूसरी एंट्री भी है, इशू 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच। आपको 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं 100 रुपए का एक। तो 2 लाख को 100 से अगर मल्टीप्लाई करते तो बन रहता है 200 लाख। तो हम मान लेते हैं कि हमें 200 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। तो जब आप शेयर इशू करोगे तो क्या एंट्री करोगे? Bank to preference share application allotment account debit. हाँ, Bank account debit to preference share application allotment account 2 crore and preference share application allotment account to preference share capital account 2 crore. हाँ, वेरी गुड, यही एंट्री करेंगे। 2 करोड़ रुपीज लिख लो या 200 लाख लिख लो। तो पहले पैसे रिसीव करने की एंट्री करो, जैसे यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 200 कर दिया। अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब नीचे बोल रहा है कि आफ्टर बाय बैक इशू 1 बोनस शेयर, लेकिन बाय बैक के बाद बोनस शेयर इशू करना है हमें। तो ये एंट्री तो अभी होगी नहीं, ये एंट्री कब होगी? बाय बैक करने के बाद। अब हम आते हैं बाय बैक करने के लिए। तो बाय बैक करने के लिए सबसे पहले बाय बैक को ड्यू करना पड़ता है। जब हम बाय बैक को ड्यू करते हैं तो इसकी एंट्री हम करते हैं, हमें देखना होता है बाय बैक प्रीमियम पे हो रहा है पर पे हो रहा है। यहाँ पे बाय बैक जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो शेयर कैपिटल का तो पैसा दोगे ही दोगे, प्रीमियम का भी पैसा दोगे। ठीक है, तो इन दोनों को डेबिट करेंगे और ये जिसे मिलेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम ऑन बाय बैक 300 300। शेयर होल्डर, ये एंट्री करेंगे बाय बैक को ड्यू करने की। ठीक है, तो पहले अभी हमें सीआरआर नहीं बनवा रहा हूं, अभी आप 6 नंबर वाले एंट्री देखिए, इसमें लिखा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल 600, प्रीमियम ऑन बाय बैक 600 टू इक्विटी शेयर होल्डर 900। हमने अब ये ड्यू कर दिया इनको कि हमें इतना पैसा देना है। अब हमें बनाना है, देने के बाद हमें देखना है कि हम ये पैसा देंगे कहाँ। ड्यू तो हमने कर लिया, अब हम ये देखेंगे हम ये पैसा कहाँ से देंगे। इसके लिए हम वापस आते हैं अपने फाइल पे। अब ये पैसा कहाँ से दे सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास बाय बैक करने के लिए इनफ पैसे हैं तो कभी भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले टच नहीं करेंगे। हमें बाय बैक पे प्रीमियम को छोड़ के कितना देना है? 600 देना है हमें। ठीक है, 600 ही देना है ना हमें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब हमारे पास हमें केवल 600 पे करने हैं। उस 600 पे करने के लिए हमारे पास इनफ है। देखो जनरल लेजर में 930 पड़े हुए हैं, सरप्लस में 340 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम कभी भी प्रीमियम को टच नहीं करेंगे।
जब तक हमारे पास इन सब में इनफ अमाउंट है तो हम प्रीमियम को टच नहीं करेंगे। जब हमारे पास ये पैसे कम पड़े तब हम प्रीमियम से पैसे निकाल के कैपिटल का पेमेंट करेंगे। अदरवाइज प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से सेट ऑफ कराएंगे। अब जैसे हमें 600 का पेमेंट करना है तो 600 हम जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं और चाहे तो सरप्लस से भी ले सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जनरल रिजर्व अवेलेबल है तो पहले जनरल रिजर्व को यूज करो, बाद में सरप्लस ले लेना। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को टच नहीं करेंगे क्योंकि इनफ पैसा इन दोनों अकाउंट में है। अब जो हमें बाई बैक पे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बाई बैक पे जो प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम 300 पे करना है। उस प्रीमियम का पैसा हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे। हमें देना है 350, देना है हमें 300 जबकि प्रीमियम में 350 पड़ा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? वो प्रीमियम का पैसा हम यहां से दे देंगे, तो हमारा सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये रोज होता है कि मान लो प्रीमियम ऑन बाई बैक जो है वो 700 होता और प्रीमियम में हमारे पास 350 ही है, तो फिर कैसे हम प्रीमियम का पैसा देते? तो जितना पैसा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में है ये तो देते ही यहाँ से 350, बाकी जो 350 है वो हम या तो जनरल रिजर्व से लेते या तो सरप्लस से लेते। तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट बाद में होगा, सबसे पहले हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे हमें 600 देना है, सबसे पहले कैपिटल दोगे तुम या तो जनरल रिजर्व से या सरप्लस से, ठीक है? तो जनरल रिजर्व में जब पूरा पैसा पड़ा तो जनरल रिजर्व से ही दे दो। अब ये मान लो कि वो 600 की जगह ना हो के 1600 होता, तब हम क्या करते? 1600 वो देना पड़ता कैपिटल का पैसा प्लस प्रीमियम भी देना पड़ता 500। तो हम प्रीमियम का प्रीमियम सेट ऑफ नहीं कराते, सबसे पहले हम कैपिटल का पेमेंट करते हैं 1600। तो जनरल रिजर्व से भी 930 ले लेते हैं, सरप्लस से भी 340 ले लेते हैं और प्रीमियम का भी उठा लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का 350। इन सबको मिला के पहले हम कैपिटल का देते हैं, बाद में जो बाईबैक पे प्रीमियम देना है उसका एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं। पहले कैपिटल पेमेंट होगा, उसके बाद बात आएगी प्रीमियम की। फिर जितना पैसा कम पड़ता उसके लिए नए शेयर इशू कर लेते। लेकिन यहाँ हमारे पास इनफ पैसा है, कमी नहीं है हमारे पास, तो जितना पैसा कम पड़ रहा है उसे जनरल रिजर्व से दे दो। यानी 600 हम जनरल रिजर्व से दे देते हैं और 300 जो हमें प्रीमियम का देना है सिक्योरिटी प्रीमियम से दे देते हैं। पैसा तुम्हारे पास इनफ है, ठीक है? लेकिन हमें एक बात और भी ध्यान रखना है, इन सब को करने के बाद हमें बोनस शेयर भी इशू करना है, ठीक है? हमें बोनस शेयर भी इशू करना है। तो बोनस इशू करने के लिए हमारे पास CRR होना चाहिए या सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। यहाँ पे CRR है कहीं? बोनस जो है वह CRR से ही इशू हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी CRR नहीं है। इसका मतलब बोनस देने के लिए हमें CRR चाहिए होगा। और CRR कैसे बनेगा? CRR बनता है जब हम कोई भी अमाउंट इनमें से निकाल के बाई बैक करते हैं। अगर हमने जनरल रिजर्व से पैसा निकाला तो CRR बनाना पड़ेगा, सरप्लस से निकाला तो भी CRR बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इन फ्री रिजर्व को यूज करेंगे तो हमें CRR तो बनाना ही पड़ेगा, और वही CRR आगे हमारे काम आएगा बोनस इशू करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बायबैक करने के हमारे पास दो सोर्स हैं, एक ये और एक फ्रेश इशू। तो सबसे पहले हमें फ्रेश इशू से पैसे लेने चाहिए। हम दोनों जगह से ले सकते हैं, हम चाहे तो फ्रेश इशू को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब फ्रेश इशू किया गया है तो वहां से पैसे ले लेंगे और अपने रिजर्व को अपने पास रखेंगे। आप चाहे तो नोट डाल के पूरा का पूरा पैसा जो है वो रिजर्व से ही ले सकते हैं, आपको फ्रेश इशू की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ फ्रेश इशू किया है तो यहाँ से भी पैसा लेंगे। तो देखो हमें जो भी एडजस्टमेंट करना होगा, पहले कैपिटल के लिए अरेंजमेंट करना होगा। कैपिटल हमें 600 पे करनी है। तो देखा जाए तो हमने 200 का शेयर इशू कर दिया है, तो सबसे पहले हमें 600 का एडजस्टमेंट करना है। तो 200 तो हमारे पास मिल गए फ्रेश इशू से, बच रहे हैं 400 का एडजस्टमेंट और करना है। 400 हम निकालेंगे यहां से रिजर्व से, जनरल रिजर्व से। तो 400 अगर हम जनरल रिजर्व से निकालेंगे तो 400 का हमें CRR बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्रिएशन ऑफ CRR यहाँ पे लिखा है कि 200 हमने कवर कर लिया फ्रेश इशू से और 400 और बच रहे हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। ये 400 हमने जनरल रिजर्व से निकाल लिया। तो जनरल रिजर्व से जैसे ही 400 निकालोगे उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा CRR में, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्लियर बेटा, समझ में आ गई सभी को? यह हमने बना दिया CRR और नीचे ड्यू वाली एंट्री तो हमने कर रखी है। अब हमें सीधे सीधे पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट
टू बाई बैक बैंक, क्योंकि बाई बैक बैंक का अकाउंट हमने पहले ही खोल दिया था 900 से, वहां से हमने पेमेंट कर दी। अब आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है, ये 300 रुपए का जो प्रीमियम आपने पे किया है, इसका एडजस्टमेंट हम इस प्रीमियम से कराएंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 350। तो हमने जब पे किया है तो डेबिट किया था प्रीमियम ऑन बाई बैक को, अब यहाँ एडजस्ट कराएंगे तो प्रीमियम ऑन बाई बैक क्रेडिट होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे 300 तो वो डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक, ये हमारा प्रीमियम का भी एडजस्टमेंट हो गया। अब बाई बैक करने के बाद हमें बोनस इशू करना है। बोनस किस पे दे रहा है? केवल इक्विटी शेयर पे लिखा है कि जिसके पास 4 इक्विटी शेयर है उसको एक बोनस दे रहा है। तो हमें पहले आके अपने इक्विटी को चेक करना पड़ेगा। हमारे पास इक्विटी 2400 थी, इसमें से 600 इक्विटी तो हमने बाई बैक कर ली, वो शेयर तो हमारे पास वापस आ गए, अब वो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। बचा कितना? 1800 शेयर। 1800। अब 1800 पे हमें बोनस इशू करना है 4 पे 1, तो 1800 को आप सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 1800 को आप 4 से डिवाइड करोगे वो आएगा 450। इसका मतलब ये है कि 450 लाख का आपको बोनस इशू करना है। कितने का? 450 का। तो 450 का बोनस इशू करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास बोनस इशू करने के लिए फंड कहाँ है। बोनस जो इशू करेंगे हम वो सीआरआर से करेंगे, क्योंकि अभी हमने सीआरआर बनाया है 400 का, और बोनस इशू हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी कर सकते हैं। कल हम जब बोनस पढ़ेंगे तो बोनस का सोर्स हमें पता चल जाएगा, तो मैं दोबारा ये पोर्शन आपको समझाऊंगा। तो हमें इतना पता है कि 450 बोनस इशू करना है, 10 रुपए का एक बोनस है तो 450 ही इशू होगा बोनस। तो बोनस इशू करने के लिए पहले हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पैसे का। पहले हम बोनस का पैसा निकाल के बोनस अकाउंट में डालेंगे। तो 400 का सीआरआर बना रखा है, वो 400 पूरा का पूरा बोनस के लिए यूज कर लेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास यहाँ पे 350 था, जिसमें से 300 का प्रीमियम हमने बाईबैक में यूज कर लिया, बचा 50, वो 50 भी हम यहाँ यूज कर लेंगे इसके सीआरआर के साथ। तो दोनों मिलके हमारे पास 450 हो गए। इसको हम बोनस इशू अकाउंट में डालेंगे, टू बोनस इशू अकाउंट। अब जब हम शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो ये जो बोनस इशू होता है, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है, इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम बोनस इशू को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 450 से। तो यहाँ ये बोनस इशू हो जाएगा। आपको हो सकता है ये बोनस वाला पोर्शन ना समझ में आया हो। कल जब आप बोनस पढ़ेंगे तो हमें बोनस का सोर्स पता लगेगा और बोनस की एंट्री पता लगेगी, तब हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाय बैक का तो आपको समझ में आ गया होगा, बोनस वाला भी उतना नहीं समझ में आएगा। बोनस वाला पोर्शन मैं आपको कल समझाऊंगा जब मैं बोनस वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। तो बोलो बेटा। सर सीआर बनाते ही क्यों है सर? बाद में हम उसी से यार इसीलिए तो बनाते हैं बेटा। देखो अभी तुम्हारी कैपिटल 2400 थी, आपने बाय बैक करके कैपिटल कम कर ली ना, 1800 हो गई। अब उस कैपिटल को हमें दोबारा बढ़ाना है ताकि वो जितनी थी उतनी रहे, इंटैक्ट रहे। इसीलिए हम सीआरआर बना के पैसे रख देते हैं ताकि फ्यूचर में जाके बोनस शेयर इशू कर दे। अब तुम यहाँ देखो 450 का बोनस इशू कर रहे हो, तो कम से कम 450 वापस जाके कैपिटल में जुड़ जाएगा। 1800 में 450 जोड़ दो, तो कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं अभी, और बाद में और सीआरआर बनेगा और बोनस इशू करेंगे, बोनस इशू करके कैपिटल के बराबर बना देंगे। जैसे पहले 24 था, फिर दोबारा 24 हो जाएगा। ठीक है, आपकी कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए ये सीआरआर बनाया जाता है। इस सीआरआर से केवल बोनस ही इशू किया जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई? यस सर। इसका अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा कल समझाऊंगा आपको जब हम बोनस पढ़ेंगे तब। चलिए फिलहाल जितना बाईबैक के लिए बताया है वो रेडी रखिएगा, क्योंकि जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ आएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। चलो अटेंडेंस की बात आ गई, अब अटेंडेंस देखते हैं सभी की। तो जिनका जिनका रोल नंबर बोल रहा हूं मैं वो एग्जिट होते चले जाएंगे। समझ जाइएगा कि उनकी अटेंडेंस नहीं है। आज है 24। चलो भाई 2083, उसके बाद है 2108, फिर 2141, फिर है 2145। 2145 आज पहली क्लास है बेटा तुम्हारी निमिष। 2313 और 2318,
फिर है 23 19 23 26